ओके, सो जेंको रेफ फ्रेमवर्क के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, उसको हम पूरा तो कवर नहीं कर सकते एक दिन में क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो हम लोग उसको धीरे-धीरे कवर करेंगे और चीज़ों को समझते जाएँगे कि क्यों यूज़ करते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम लोग आगे जानते जाएँगे, ठीक है? कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके से यूज़ करते हैं उस और कैसे हमको एपीआई बनाना है इस रिलेटेड। ओके, ठीक है ना? मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग उस इमेज से हम समझने का ट्राई करेंगे। 1 मिनट मुझे इसे रीनेम कर देने दो। 1, 2, 3 क्योंकि ये पुश करने के टाइम पे प्रॉब्लम करता है ना। जभी भी हम कोई डेटा पुश करते हैं ना, सो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम वो आप लोगों को एरर फेस करना पड़ता है ना मेरे पुल के टाइम पे। सो वो यही रीज़न होता है कि यहाँ पे स्पेस छूट जाता है और जिसकी वजह से वो एरर थ्रो करने लग जाता है। तो जब भी आप कोई इमेज पुश करते हो सो मेक श्योर कि वो उसके बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए और वो जुड़ा हुआ होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? 5 तक पहुँच गए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि हम जेंको रेस फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं, ओके? सो बेसिकली जेंको एक फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क में जब हमें एपीआई क्रिएट करना होता है, तब हम लोग जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। ओके, इसकी फुल डेफिनेशन वगैरह आपको पूरी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। आपको जो फ़ोल्डर होगा ना, जो अभी अपना डे वगैरह चल रहा होगा, उसमें ही हम लोगों को मिल जाएगी वो, ठीक है? सो अभी तो मेरे पास मैंने वो प्रिपेयर नहीं की है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आज हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या होती है और उसको आपको इंटरव्यू में किस तरीके से बताना है, उसका डॉक आपको मिल जाएगा। ओके, सो आपको मिलेगा वो जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क ऐसे ही करके डे 16 या डे 17 करके मैं बनाऊंगी, उसमें मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है? सो जब भी हमको एपीआई बनाना होता है जेंको फ्रेमवर्क में, तब हम लोग जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली रेस्ट फ्रेमवर्क इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है? तो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है एपीआई क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आप लोगों को कोई भी चीज़ परफेक्टली सीखनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं ये चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको जो बेसिक्स हैं वो नहीं पता है। तो आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आप इस टाइम पे कभी भी चैटजीपीटी का यूज़ नहीं करो। आप सेम चीज़ जो आप कर पा रहे हो उसी चीज़ को 4 बार 5 बार क्रिएट करके देखो। ज़रूरत पड़े दिन के अगर 1 घंटे भी देते हो तो भी आप 2 बार प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? सो आपको मेक श्योर प्रैक्टिस करनी है, ओके? आज से मैं आप लोगों को दूसरे तरीके का टास्क देने वाली हूँ, जिसमें मैं हर दिन आप लोगों को नया प्रोजेक्ट बनाने बोलूँगी और जितने भी चीज़ें हम लोगों ने बोली है, वो आपको सेम नई प्रोजेक्ट में बनाना है और एक्टिवेट करके मुझे दिखाना है, ठीक है? क्योंकि जो छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, ये नहीं आने चाहिए, चाहे वो नारायण के साइड से आएँ, चाहे वो कोमल के साइड से, चाहे वो ऋतुजा के साइड से, ठीक है? जो स्मॉल एरर्स हैं, वो आप खुद सॉल्व कर पाओ। क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? सो अभी फर्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी कि रेस्ट फ्रेमवर्क हम लोग क्यों रेस्ट फ्रेमवर्क जो होता है वो बेसिकली एपीआई जब हम बनाते हैं ना तो रेस्ट फ्रेमवर्क हम उसको रेस्ट एपीआईज़ बोलते हैं, ठीक है? और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रेस्ट फ्रेमवर्क है। सो रेस्ट फ्रेमवर्क जेंगो के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बेसिक इसका एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, जो मैंने ऑलरेडी रिपीट कर लिया है, वो ये है कि अगर हमको जेंगो एप्लीकेशन में एपीआईज़ क्रिएट करने हैं, तो हमें जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करना होगा। ये एक सिंपल सा लाइन है जो आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? एक सिंगल लाइन आपको नहीं समझ में आए तो आप उसे वहीं पे पूछोगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईज़ी टॉपिक है बट बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है अगर आप इसे नहीं समझो तो। एपीआई बनाना बहुत छोटा-सा काम है लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है? तो इसलिए आपको सिंगल लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, सिंगल वर्ड आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ और आपको अब प्रैक्टिस डबल कर देनी है जितनी आपने की है अभी तक के। आपने ध्यान दिया प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट बनाने पे नहीं दिया मुझे नहीं पता, बट आज से मुझे हर दिन मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर करके मुझे आउटपुट देखना है, ठीक है? भले ही मैं थोड़े लेट आऊँ, जल्दी आऊँ, बट आपका आउटपुट रेडी होना चाहिए, ठीक है? तो आज से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अभी हमारे पास कुछ 15 दिन बच गए हैं ना प्रोजेक्ट ये हमारे पास जेंगो कोर्स के लिए, तो ये 15 दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और कंप्लीट करना है पूरा जेंगो। अच्छे से एंड टू एंड आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आज से बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? जेंगो के अंदर एपीआईज़ क्रिएट करने के लिए हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। अ जिसके लिए हम लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। रेस्ट एपीआईज़ बनाने के लिए हम लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसमें? इसमें कुछ अलग-अलग फाइल्स होती हैं, इसके बारे में नहीं बताती, पहले इसके बारे में बताती हूँ। ये इमेज आप लोगों को 100% तो विज़िबल नहीं होगी क्योंकि नेट पे भी 100% विज़िबल मुझे नहीं मिली। बट लेट्स सी यहाँ पे मिलती है क्या हमको? ये देखो। अरे ना करना मुझे इससे साइन अप। ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत ब्लर दिख रही है बट मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें लिखी हुई है इससे उतना कुछ ख़ास वो है नहीं। बट चलो एक बार साइन अप ही कर लेती हूँ अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो। पता नहीं वो इमेज कहाँ गई। ठीक है। आपको जो छोटी चीज़ें लिखी हुई है ना स्मॉल फ़ॉन्ट में जो आप लोग को नहीं दिख रहा है वो उतना यूज़फुल नहीं है, बस इसका कोर समझना है। आप अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो, अभी सिर्फ़ इतना समझो कि हम एपीआई बना क्यों रहे हैं। अभी हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे एपीआई क्या होती है और एपीआई क्यों बनाया जाता है और जेंगो में एपीआई बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ये 3 क्वेश्चन्स हैं जिसके हमें आंसर चाहिए, ठीक है? पहला एपीआई क्या होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है? ये जो हाँ, बोलो। उम, इधर उम, ठीक है, फाइन, हमें नहीं चाहिए वैसे भी वो इमेज। ठीक है, बस हम उसके मतलब को समझेंगे और ट्राई और कोश मतलब बेसिकली हमको उसका कोड समझना है, ठीक है? कि हम लोग क्यों बना रहे हैं, तो इस इमेज से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? ये जो रिएक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें बैक एंड है, ठीक है? रिएक्ट इज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, तो हम लोग उसे फ्रंट एंड क्या बोलते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे यहाँ पे जेंगो है ना वैसे ही वहाँ पे रिएक्ट है, ठीक है? आपको ये समझ में आया? रिएक्ट जो है उसको एज़ अ फ्रंट एंड आप समझ लो अभी के लिए। फ्रंट एंड बनाने के लिए हम लोग रिएक्ट यूज़ करते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पर
हम लोग किसी एप्लीकेशन का बैकएंड जो है वो जेंगो पे बनाते हैं। जो जेंगो है वो बैकएंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। तो जभी भी हम क्रिएट करते हैं सो हम लोग बैकएंड के लिए हम लोग जेंगो यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि जेंगो ज़्यादा प्रेफरेबल फ्रेमवर्क है और उसे बैकएंड स्पेसिफिक ही वो फ्रेमवर्क है। पाइथन जो लैंग्वेज है ना वो एक बैकएंड स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ओके? तो हम लोग इसमें फ्रंट एंड भले ही इसमें एचटीएमएल का प्रोविज़न है, बट जितने भी आप अच्छे एप्लीकेशंस देखोगे ना। ठीक है, तो जितने भी बैकएंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है ना, बैकएंड स्पेसिफिक कोई चीज़ें होती हैं ना, लाइक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें हमको डेटा लाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसे कोई लार्ज स्केल कुछ हाई डेटा कॉम्प्लिकेशंस वाली कोई एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं ना, तो हम लोग बैकएंड की लैंग्वेज अलग रखते हैं, फ्रंट एंड की लैंग्वेज अलग रखते हैं, ठीक है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? सो पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे पाइथन में जेंगो यूज़ कर रहे हैं एज़ अ फ्रेमवर्क, और वो जो जेंगो है वो हमने कनेक्ट कर रखा है डेटाबेस से, ठीक है? अब क्या होता है, जेंगो जो है ना वो खुद में इतना कैपेबल नहीं है कि वो डेटा जो है वो फ्रंट एंड को भेज सके, ठीक है? फ्रंट एंड में वो एक्स लैंग्वेज हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे रिएक्ट है, ठीक है? सो वो चाहे एक्स लैंग्वेज हो, बट वो जो बैकएंड लैंग्वेज है वो खुद में इतना कैपेबल नहीं होता, जो अकेले बैकएंड लैंग्वेज बोलते हैं, जो जेंगो है वो खुद में इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अकेले फ्रंट एंड को डेटा भेज सके, ठीक है? वो एचटीएमएल में डेटा दिखा सकता है बट वो फ्रंट एंड को नहीं भेज सकता। तो उस चीज को जोड़ने के लिए जो काम करता है वो काम करता है एपीआई। अब हम लोग क्योंकि पाइथन यूज़ कर रहे हैं और जेंगो एज़ अ फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए एपीआई बनाने का काम करता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है? सो हालाँकि आप लोगों को चीज़ें पता है, लेकिन वो चीज़ मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप दूसरों को बता सको कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं और किस फ्रेमवर्क के अंडर वो आता है। रेस्ट फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, रेस्ट फ्रेमवर्क हम किसे बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली रेस्ट मतलब कि ये होता है कि वो फ्रंट एंड बैक एंड को जोड़ने का काम कर रहा है, और वहाँ पे किसी लैंग्वेज का क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री नहीं होती है, वो लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होती। चाहे तुम्हारा एपीआई किसी भी लैंग्वेज में बना हो, चाहे तुम्हारा एपीआई एक्स लैंग्वेज में बना हो, लेकिन तुम्हें उस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ डेटा से मतलब है, और तुम जैसे ही उस यूआरएल पे हिट करोगे, तुम्हें डेटा दिखेगा, ठीक है? वो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कंप्यूटर में क्या है, तुमने कुछ डाउनलोड किया है, नहीं किया है। जब हम डिप्लॉय कर लेंगे उसके बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो फिर वो आप कहीं से भी वो एपीआई को एक्सेस कर सकते हो। तो जभी भी फ्रंट एंड वाला होता है ना, वो कैसे एक्सेस करता है? जैसे www.com स्लैश हेलो गेट मतलब स्लैश गेट एपीआई है ना? तो वो इस यूआरएल को डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में पेस्ट करेगा और फिर उस एपीआई को वो डायरेक्टली यूज़ कर लेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? तो बस जो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट था ना, जो मैंने आप लोगों को पहले इमेज बताया था, तो बस उसकी जगह पे यहाँ पे फ्रंट एंड है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग टेम्पलेट क्या एचटीएमएल पेज जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर था उसी से हम लोग कर रहे थे, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर जो है हम लोग फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है? तो ये उसका एक आउटर पिक्चर है, ठीक है? ये पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? ये टॉपिक जितनी सिंपल लग रही है उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मेक श्योर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उस चीज़ को 2 बार पूछोगे, और क्लास ख़त्म होने के बाद ध्यान से आप 15 मिनट लेके बैठोगे, इस इमेज को देखोगे और समझोगे कि अच्छा इसलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ये है। क्योंकि अभी आपके दिमाग में है, तो वो ईज़िली आपके दिमाग में और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, रह जाएगा कि हाँ, ऐसा होता है करके। पर आप इसे 4 दिन छोड़ दोगे ना, आप सब भूल जाओगे, ठीक है?
ठीक है, तो बेसिकली इसका ये है कि यहाँ पे 4 चीज़ें हैं मेन। फर्स्ट डेटाबेस है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है, रिएक्ट है। रिएक्ट इज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, तो वो फ्रंट एंड हम समझ के रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे जब हम जेंगो के अंदर बस काम कर रहे थे, तो हम एचटीएमएल पेज को अपना फ्रंट एंड समझते थे। जो पहले मैंने आप लोगों को इमेज दिखाया ना, तो उसके जगह पे हम यहाँ पे फ्रंट एंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बहुत लार्ज स्केल की कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड अलग और बैक एंड अलग प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हर एक लैंग्वेज अपने आप में एक स्पेसिफ़िक स्पेशलिटी रखता है, ठीक है? स्पेशल थिंग होती है हर एक लैंग्वेज में। तो जो पाइथन है वो बैकएंड लैंग्वेज है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बर्डन नहीं होता। हम कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जेंगो के एप्लीकेशन में हमने पूरा बैकएंड रख रखा है। जो बैकएंड जो जेंगो है उसको कनेक्ट कर रखा है हमने हमने डेटाबेस के साथ में, ठीक है? अब डेटाबेस और जेंगो को हमने कनेक्ट कर रखा है, लेकिन हमें जेंगो खुद में इतना कैपेबल नहीं है कि वो डेटा वो डायरेक्टली फ्रंट एंड को पास कर सके। उसके लिए उसे एक पाथ चाहिए, उसके लिए उसे एक रास्ता चाहिए, या फिर एक हेल्प चाहिए, जो प्रोवाइड करता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, क्योंकि हम एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कर सकते हैं 2 अलग-अलग लैंग्वेजेस के बीच में, ठीक है? एक यूआरएल के हेल्प से हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब अगर मैं बात एपीआई की करूँ, तो वहाँ पे हम लोग 2 लैंग्वेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू में, ठीक है? ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 लैंग्वेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो हम लोग एपीआई बनाने के लिए जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ करते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। वो उसका ही एक पार्ट है, लेकिन वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? या फिर खुद में ही एक ब्रॉड चीज़ है, जिसे हम यूज़ करके एपीआईज़ क्रिएट करते हैं। ये चीज़ समझ में आया आपको? जब हम लोग एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, तो उस एपीआई को डायरेक्टली हम लोग फ्रंट एंड वाले को दे देते हैं, और फ्रंट एंड वाला सक्सेसफुली वहाँ से डेटा गेट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और रिट्रीव कर मतलब जो भी चारों परफॉर्मेंस वो कर सकता है। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ तक के समझ में आई, कुछ डाउट है आप लोगों को? हुँ। नहीं, उसके लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। देखो, हर एक लैंग्वेज में अपना खुद का तरीका होता है एपीआई बनाने का। सो जो जेंगो है ना, उसमें हम लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प से जो है वो बनाते हैं, एपीआई बनाते हैं। ठीक है? क्लियर है इतना? ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब एपीआई बनाने के लिए अ, हर किसी का एक मेथड होता है, ओके? तो जैसे हम लोग अपना नॉर्मल कोई व्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो क्या करते हैं, यूआरएल बनाते हैं, views.py में हम लोग बिज़नेस लॉजिक्स लिखते हैं, राइट? और हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स बनाते हैं। यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन एक जो फ़ाइल है ना, serializers फ़ाइल, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है? serializer क्या काम करता है, serializer जिस तरीके से माइग्रेशन फ़ाइल काम करता है ना, वो उसी तरीके से काम करता है। ठीक है? सो वो बेसिकली पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए serializers.py फ़ाइल हम बनाते हैं। ठीक है? क्योंकि जो फ्रंट एंड है ना, जो हमारा दूसरे लैंग्वेज का फ्रंट एंड है, जैसे रिएक्ट है यहाँ पे, तो रिएक्ट को या किसी और लैंग्वेज को समझ में आता है जेसन। जेसन इज़ अ कॉमन लैंग्वेज फॉर क्या बोलते हैं उसको, दिस कोडिंग वर्ड, लाइक ऐसा कुछ समझ लो आप। जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश इज़ अ कॉमन वर्ड ना, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हम किसी से भी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, राइट? हमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश इज़ अ कॉमन वर्ड। तो वैसे ही कोडिंग वर्ड में जेसन इज़ अ कॉमन वर्ड, ठीक है? जेसन पता है ना आप लोगों को? सो जो जेसन डेटा है वो, हाँ, ये पूरी दुनिया है, पूरी जो कोडिंग वर्ड है उसको ये वाली लैंग्वेज समझ में आती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम डेटा किस तरीके से बना के दे लाते हो, बस उसे इस फॉर्मेट में डेटा दे दो, इस फॉर्मेट में।
उसे बस इतना ही चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसे डेटा दे देते हो तो फ्रंट एंड वाला जो है वो इस डेटा को अपना गेट कर सकता है, यूज़ कर सकता है और इसी तरीके से डेटा आप गेट भी करोगे और पोस्ट भी करोगे, ठीक है? सो आपके पास जो डेटा होगा वो इस फॉर्मेट में ही आएगा और इस फॉर्मेट में ही जाएगा। समझ में आया? सो जो serializers.py फाइल है वो उसी को चेंज करने का काम करता है। किसको? पाइथन ऑब्जेक्ट को, जो अपना जेसन ऑब्जेक्ट है ना उसमें चेंज करने का काम करता है, ठीक है? तो अब ये वाला इमेज क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो मॉडल है वो डेटाबेस से कनेक्शन रखता है, डेटाबेस से डेटा लाता है, भेजता है। सबसे पहले एचटीटीपी रिक्वेस्ट आया यूआरएल के थ्रू, ये चीज़ आपको पता है ना? अब यूआरएल के थ्रू आया, इसके बाद वो आया views.py में, views.py के बाद वो जाएगा serializers में। वो डायरेक्टली मॉडल्स में नहीं जाएगा, जैसे पहले होता था ना कि वो डायरेक्टली मॉडल में जाता था, अभी वो वैसा नहीं जाएगा, अभी वो जाएगा serializer.py में। अब इसके बाद वो जाएगा models.py में और वहाँ पे से जाएगा वो डेटाबेस में, डेटाबेस से वापस आएगा models.py में, देन व्यूज में जाएगा और फिर एचटीटीपी रिस्पॉन्स बन के जाएगा। सो जो हमारा जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क है उसमें काम इस तरीके से होता है, ठीक है? क्लियर है? तो जब आप एपीआई क्रिएट करते हो तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क काइंड ऑफ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? आप जब जेंगो का खुद का जो मॉडल व्यू सेट यूज़ करते हो ना तो इस तरीके से डेटा दिखता है, जो नीचे है वो जेसन है। ये मैं आपको प्रैक्टिस करके भी बताऊंगी। अभी मैं एक काम कर रही हूँ, इसे मैं कर रही हूँ पुश, ठीक है? और इसे आप पुल करो और उसके इमेजेस को देखो और मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या डाउट, आपको क्या समझ में आ रहा है और मतलब आपको कुछ डाउट तो नहीं है ये, ठीक है? फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत खुद से सर्च करो और इस इमेज को डाउनलोड करो, मतलब इस इमेज को पुल करके देखो और उसके बाद फिर मुझे फिर से बताओ कि आपको इसमें कुछ डाउट है क्या, ठीक है? यू हैव 5 मिनट्स, तब तक के मैं भी आ रही हूँ, ओके? कुछ डाउट है आप लोगों को जितना मैंने बताया उसमें? ठीक है। सो अभी बस मैं आपको दिखा देती हूँ। सो हम ट्राई करने वाले हैं ये वाले मॉडल में। अभी serializers.py फाइल बनाते हैं। अभी आप मुझे बताओ serializer.py फाइल क्यों बनाते हैं? और ये भी सेम सारे यूआरएल जैसे अलग-अलग होते हैं ना, वैसे ही ये भी अलग-अलग रहेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं बनाती हूँ serializers.py फाइल। अब डायरेक्टली हर एक मॉडल के लिए जिस तरीके से admin.py फाइल में हम लोग करते हैं ना, सेम तरीके से हम लोगों के पास यहाँ भी हर एक का अपना खुद का serializer होगा, ठीक है? और जब हम ये थोड़ा और आगे जाते हैं ना तो सबके 2-2 serializers होते हैं। एक गेट का serializer होता है, एक पोस्ट का serializer होता है और ज़रूरत पड़ी तो अपडेट का भी serializer होता है, डिलीट का भी serializer होता है। क्यों होता है? जितनी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स डालने हैं, ठीक है? जितने आपको एक्स्ट्रा फीचर्स डालने हैं अपने अ, जैसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं होता है, क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे अपडेट में आपने कंडीशन लगाई कि भाई जो यूज़र एडमिन है सिर्फ वही अपडेट कर सकता है, बाकी कोई यूज़र अपडेट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप लोगों का serializer काम आएगा, ठीक है? वैसे लॉजिक्स को आप लोग serializer के अंदर लिखते हो, ओके? अब नेक्स्ट हम लोग views.py में कर सकते हैं बट हम करेंगे api.py में। ये मेरा लिखने का तरीका है, थोड़ा सा अ, चीज़ों को और अच्छा दिखाने के लिए मैं api.py यूज़ करती हूँ। सो अगर आपको भी इस तरीके से जाना है तो आप कर सकते हो। ऑलरेडी बना हुआ है क्या? हुँ, ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे में, ठीक है? सो मैं बेसिकली एपीआई की जो भी चीज़ें रहती हैं ना उसके लिए एपीआई ही मैं यूज़ करती हूँ, api.py। सो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है?
सो हम लोग क्या करेंगे और आपको ईज़िली ये कोड ऑनलाइन मिल जाएगा, सो आपको इतना याद करने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को दिखाऊँगी भी कि कहाँ से मिलेगा। उम, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का ऑफ़िशियल वेबसाइट मैं आपको दिखाती हूँ। पहला ही लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? सो ये वाली लिंक आपको एक्सप्लोर करनी है आज और कल आपको मुझे बताना है कि आप लोगों ने इसमें क्या-क्या देखा, ठीक है? और कल हमारी क्लास थोड़ी-सी लेट होगी, सो कल अगर हम लोग 8:30 को करें। आप लोग खाना-वाना खा के कितने टाइम तक के रेडी हो जाते हो? मतलब फ्री कितने टाइम तक हो जाते हो? अगर खाने के बाद करें तो चलेगा क्या? नारायण बताओ? 9:30 बजे तक फ्री होते हो तो कोमल आप लोग का क्या है? कितने टाइम फ्री होते हो खाना खा के? एक्चुअली क्या है ना कल मुझे ऑफ़िस जाना पड़ेगा, सो वहाँ से आने में लेट हो जाता है ना, इसलिए मैं बोल रही थी। ठीक है, तो हम लोग वही 9 या 9:30 के अराउंड करते हैं कॉल, ओके? 9:30 रख लें? सबको बनेगा क्या? ठीक है, अंशिका आपको बनेगा? अंशिका नहीं है क्या? क्या हो गया? जल्दी करना होगा। नहीं हो सकता है बट ये लोग 9 बजे के टाइम पे भी हो सकता है। नारायण अवेलेबल हो 9 बजे? थोड़ा जल्दी खा लेना बट यार खाना खा लेना ना क्योंकि लेट हो सकता है क्लास में। ठीक है? अंशिका चलेगा ना? चलो थैंक यू नारायण। और ऋतुजा 9 बजे क्लास करने चलेगा? ठीक है, सो कल आप लोगों को ये वाली वेबसाइट देखनी है तो इसको आप अभी ओपन करके रख लो, ठीक है? हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोगों ने एपीआई भी बना ली है। अब एक सिंपल सा लाइन रहता है हमारा, हम 2 तरीके से एपीआई बनाना देखेंगे, ठीक है? हमने इस तरीके से देख ली और हम लोग एक सिंपलेस्ट वे भी देखेंगे, बट पहले हम लोग हार्ड वाला देखेंगे, फिर हम लोग ईज़ी वाला देखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को इस तरीके का कोड जो है ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से लिखते हैं। तो आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए और कोड समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। एपीआई से करना पड़ेगा मुझे इसे इम्पोर्ट। मेरा url.py किधर है? ठीक है, तो ये ऑलरेडी इम्पोर्ट है क्योंकि मैंने कहीं तो कुछ तो करके रखा होगा, ये वाला, ठीक है? अभी ये इम्पोर्ट भी कर लिया, अभी बारी आती है टेस्ट करने की। अब उसके पहले हम लोग समझते हैं पूरा कोड किस तरीके से है। उसके बाद हम एक क्विकली 1 आध 2 का टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम इसे कल फिर से प्रैक्टिस करके देखेंगे और आप लोग भी इसे बनाकर देखोगे। आज मैं कोड ये पुश कर दूँगी, तो आप चाहो तो सेम टू सेम कॉपी कर लेना लेकिन याद रखना कि क्यों कौन-सी चीज़ किस लिए है वो आपको पता होना चाहिए। कोड कॉपी करने के लिए मैं कभी भी मना नहीं करती, आप कहीं से भी कोड देख सकते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस कोड में क्या लिखा है। समझ में आया? ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं serializers.py से, उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल से, ठीक है? हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे क्योंकि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ऐप का नाम है apps.py। किससे टेम्पलेट वाली किससे गलती हुई थी आज?
कोमल से हुई थी क्या? ऋतुजा से हुई थी? तो ऋतुजा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? और आपको अपने बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, ओके? सो यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स डॉट पाई में हमारे पास सारा डेटा होता है, ठीक है? तो हम इस वाले मॉडल के लिए क्रिएट, अपडेट, डिलीट और क्या था उसका, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट, ये चारों की एपीआई हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है? सो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम इस वाले मॉडल को यूज़ करने वाले हैं, मॉडल मतलब डेटाबेस, तो इस डेटाबेस के लिए हम लोग एपीआई बनाने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एपीआई बनाने के लिए serializers डॉट पाई, ठीक है? ये वाली जो फ़ाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम ये क्यों बनाते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब हम लोग पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, लाइक पाइथन कोड को जेसन के लैंग्वेज में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, ये जो है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? सो कभी भी आप लोगों को कुछ भी चीज़ें सीखनी हो, जाननी हो, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है? अभी मैंने ये पिप इंस्टॉल मेरा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है। मैंने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है? अभी वापस से डाल के देखते हैं, ठीक है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से? अभी मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया और मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देती हूँ, तो आप लोगों को भी डायरेक्टली उठा के कॉपी करके डाल देना है, ठीक है? जब तक आप ये इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप एपीआई नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसे आपको इंस्टॉल करना है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जेंगो आपको खुद देता है, ठीक है? यूज़ करो इसे करके। तो serializer में चेंज करने के लिए वो हमें देता है serializers, ठीक है? तो हमें रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करना है serializer। देखो, अगर आप बेस समझ गए ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, या कितनी भी बड़ी चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है? आप कहीं से भी कोड देखो, आदमी अगर 15 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो वो फिर भी कोड बाहर से ही देखता है, बट उसे पता होता है कि वो क्या कोड देख रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे ये वाली लाइन मैंने आप लोगों को सिखाई थी, याद है? फ्रॉम दिस इम्पोर्ट दिस, ऐसा वाला तो हम लोग जेंगो में इसी तरीके से लिखते हैं। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क वी आर इम्पोर्टिंग serializers। उसके नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस भी फाइल में किसी मॉडल की ज़रूरत होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस मॉडल को इम्पोर्ट करते हैं, करेक्ट? तो हम यहाँ पर भी उस मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम का मॉडल है और हमने इसे इंपोर्ट कर दिया। अब इसके बाद अभी देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कल आप लोगों को मुझे समझाना है इसी तरीके से, ठीक है? मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ ये पूरे फाइल को समझाओ करके, चाहे वो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल हो, चाहे वो यूआरएल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ईच एंड एवरी लाइन आप लोग मेरे को इसी तरीके से समझाओगे, जहाँ पे मैं आपसे कुछ भी डाउट पूछूँ तो आप मुझे उसका आंसर दे पाओ, ठीक है? क्लियर है ना? तो मैंने यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अगले लाइन में हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम जब serializer बनाना होता है हमें, तो हम क्लास डिफाइन करते हैं, ओके? अब मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, serializer बनाया है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ही serializer बनाना है। तो इसमें हम लोग के जैसे हम लोग मॉडल बनाते हैं ना, वैसे ही serializer बनाने का भी एक तरीका है, ठीक है? जभी भी आपको serializer बनाना है, ये लाइन आपको हमेशा लिखना है। आपका जो serializer का नेम होगा वो चेंज होगा, लेकिन जो आगे का लिखने का तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है? स्टूडेंट serializer मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। अगर आपको बुक का बनाना है serializer, तो उसका नाम किस तरीके से होगा, बुक serializer, ठीक है? अगर आपको मॉडल नेम का serializer बनाना है, तो आपका serializer का नाम कैसा होगा, मॉडल नेम serializer, ठीक है? बोलो। नहीं, serializer कंपल्सरी नहीं है। ये वाला जो नाम है ना,
ये आप कुछ भी लिख सकते हो बट आपको लिखना है हमेशा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है जो सारे डेवलपर लिखते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, बट ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है? लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये कॉमन है, ठीक है? ये जो चीज़ है ना, ये कॉमन है, ठीक है? और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये बदलेंगी, ये जो चीज़ें हैं ये चेंज होगी। अब यहाँ पे ये जो फाइल जो क्लास का नाम है वो भी चेंज होगा। क्लियर है अभी? तो बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड है, जैसे serializer बना रहे हो तो नाम से पता चल जाएगा ना कि स्टूडेंट serializer है ये करके, और स्टूडेंट गेट एपीआई है या स्टूडेंट गेट serializer है। इस तरीके से जब हम पूरा एपीआई कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें नेमिंग किस तरीके से रखना है। जैसे मैं आप लोगों को फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बताया था ना, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से नेमिंग भी बताऊँगी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके? याद है मैंने आप लोगों को टेम्पलेट के लिए बताया था कि आपको इस तरीके से नेमिंग रखनी है करके, टेम्प या फिर ऐसा कुछ फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर रखना है जिससे कि वो क्लियर रहे करके, याद है? सो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी हम चीज़ों को लिखेंगे जिससे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हों और आपकी कोड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है? जिससे कि किसी और को आपके कोड में काम करने में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने यहाँ पे serializer बना दिया, serializer बहुत ईज़ी है, ये जो चीज़ें नहीं चेंज होंगी मैंने बोला, वो नहीं चेंज होगी। आपको जितनी भी serializer बनाने हैं, आपको इस तरीके से ही बनाना है। बस 2-3 लाइन मैंने ऐड किया। अब मैं गई, कहाँ गई मैं? API.py में, क्योंकि मैं जितने भी एपीआईज़ होंगी वो मैं यहीं लिखूँगी, ओके? सो अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो पैरेंट क्लास होता है उसे मैंने यूज़ किया इम्पोर्ट कर के। तो हम ऐसे बहुत सारे क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं और इनहेरिट कर सकते हैं। तो जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारे कोड हैं जो पहले से लिखे हुए हैं। लाइब्रेरी का मतलब पूरी दुकान, जिसे हम पूरा इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने इसी तरीके से एपीआई व्यू यहाँ पे हमने इम्पोर्ट किया है, रिस्पॉन्स हमने इम्पोर्ट किया है, और भी जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ता है हम इम्पोर्ट करते रहते हैं। तब जैसे यहाँ पे एचटीटीपी 404 यूज़ किया है हमने, 40 क्या बोलते हैं उसको, एरर दिखाने के लिए। तो जैसे-जैसे नीड वैसे-वैसे हम इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना आना चाहिए? गूगल करना आना चाहिए, ठीक है? सो गूगल में आप पूछ लेना कि मुझे ये करना है तो मुझे क्या यूज़ करना है, तो वो आपको ईज़िली बता देगा। अब इसके बाद मैंने इतनी चीज़ें इम्पोर्ट कर ली। अब मैंने एक क्लास डिफ़ाइन किया एपीआई व्यू का यूज़ करके, ठीक है? एपीआई व्यू का हम लोग यूज़ कर रहे हैं गेट और पोस्ट एपीआई को यूज़ करने के पोस्ट एपीआई को क्रिएट करने के लिए। अभी आप लोगों को थोड़ा-सा टेस्ट करते हैं अपन। स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम url.py में जाएँगे और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट एसोसिएट है स्टूडेंट लिस्ट से, ठीक है? अब यहाँ पे डेटा गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। सो अब हम यहाँ पर इसे डायरेक्टली ओपन करके देखेंगे, ठीक है? कि हमारे पास डेटा गेट होता है कि नहीं होता है। डेटा गेट नहीं हुआ इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे वापस से डेटा रन किया। स्टूडेंट्स किसी और एपीआई ने ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए वो पहला वाला डेटा दे रहा है, ठीक है? स्टूडेंट हमारा ये है स्टूडेंट एपीआई। तो हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। एपीआई हमेशा यूनिक होनी चाहिए, बोला था मैंने आपको, याद है? याद है? ठीक है। अभी हमारे पास टेम्पलेट डज़ नॉट फाइंड एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने वो लाइब्रेरी यूज़ की, लेकिन उस लाइब्रेरी को हमने वो लाइब्रेरी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल्ड ऐप में डालना भी पड़ेगा, जो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? मैंने यहाँ पर रेस्ट फ्रेमवर्क में मैंने ये वाला स्टेप किया, पर मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया, ठीक है?
चलो ये वाला स्टेप कर लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी कंपल्सरी होती हैं और उस चीज़ को जब हम जब हम कोई भी लाइब्रेरी ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वहीं पे हमको बताया गया होता है कि हमें उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है? अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ओके? अब मैंने यहाँ पे इसे इंस्टॉल्ड ऐप में भी डाल दिया, तो मैं लाइब्रेरीज़ के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है? अभी मैं चेक करती हूँ कि मेरा जो एरर है वो गया या नहीं गया। नहीं गया होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रन नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे एरर आ रहा है। ये एरर आने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डैश बोलते हैं? डैश नहीं लगाया ना, इसलिए वो एरर आ रहा है। वो दोनों साथ में आ रहा था, ठीक है? तो उसकी वजह से वो एरर दे रहा था। तो देखो मेरा एपीआई यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पे गेट हो चुका है। मेरा डेटा स्टूडेंट्स में भी दिखता है जो मैंने जेंगो ओआरएम के थ्रू लेके आई हूँ मैं, और मैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू जब मैंने क्रिएट किया तो भी मेरा डेटा दिख रहा है। दिस इज एज सिंपल, जैसा दिख रहा है वैसा, ठीक है? बताओ कोई डाउट है आप लोगों को? यस, हमको इस टॉपिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है? और जिसके लिए आप यहाँ इसकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इसकी हेल्प लोगे अगर आप तो वो आपके लिए इजी होगा। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने url.py फाइल में इसे भी इंक्लूड कर देती हूँ। इसमें आपको डायरेक्टली कुछ यूआरएल्स मिलेंगे, ठीक है? हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर यहाँ पे दिखे तो ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कर लिया और मैंने आप लोगों को बताया है ना, अगर आपको एंड पॉइंट नहीं पता हो तो डायरेक्टली इस तरीके से उसका एंड पॉइंट उठाओ और आगे की चीज़ें आपको खुद बता देगा। यहाँ पे उसने क्या बताया, लॉगिन बताया, ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को? ये यूआरएल तो नहीं है, बाकी दूसरे यूआरएल ट्राई कर लो, दूसरे हैं, वो ऐसा बोलने की कोशिश करा। ये लॉगिन है, तो जो एपीआई जो जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो अपना खुद का एपीआई लॉगिन लॉगआउट देता है। वो चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से। बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? इस यूआरएल को आप इंक्लूड करके वो एक्सेस कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग यूसेस के लिए होती हैं। हम एक ही दिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, पहले हम इतना समझेंगे, उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे देखेंगे, ठीक है? सो ये मेरा स्टूडेंट लिस्ट है, यहाँ पे मेरा डेटा मिल चुका है। इसके लिए आपको कुछ भी जेंगो ओआरएम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप एपीआई के साथ में डेटा गेट कर पा रहे हो, ठीक है? सो हमारे पास डेटा गेट करने के लिए या इंटरैक्ट करने के लिए डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारे वेज़ होते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द वे। हम लोगों ने 2-3 वेज़ देख लिए हैं ऑलरेडी, है ना? सो हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन से वे होते हैं, ओके? आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहती हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बताई है वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? डे 15 हमारा कौन सा दिन चल रहा है अभी? 16। डे 16। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हो। तो आप लोग को करना है अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से एपीआई बनाना आए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके? मैंने अलग-अलग फाइल्स में जो है डेटा को कोड ऐड कर दिया है। आपको वो कोड पुल करने के बाद मिलेगा, तो ध्यान से उस कोड को देख लेना, ओके? और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना।